गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। बस यास्मीन बेगम को अलमास चढ़ा देती थी तो वो इसको बुरा भला कहने लगती थी, वरना दिल की वो भी बुरी नहीं थी, बस अलमास की बातों में आ जाती थी। आखिर वो इनकी भतीजी भी तो थी। किस्त नंबर 24। वो नाश्ता बना रही थी मगर इसका जहन मुसलसल सोचों में उलझा हुआ था। जो कुछ बाबा जानी ने इसको बताया था वाकई ही सब गलत हो रहा था। इसकी समझ में कोई हल नज़र नहीं आ रहा था कि एक पल में घर के हालात ठीक हो जाएं और सब पहले जैसा हो जाए, मगर ये इसकी भूल थी। मगर बहुओं के आते ही हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर इत्तेफाक से जानिया जैसी बहू मिल जाए तो फिर जन्नत बन जाता है। अच्छी बेटी ही अच्छी बहू साबित होती है। जानिया इन लोगों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा थी, जो घर को कभी करते हुए नहीं देख सकती थी, मन के जोड़े रखना चाहती थी। इसने नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता कराने के बाद किचन साफ करके तैयार होने के लिए चल पड़ी। जुगनू अभी तक नहीं उठा था, इसको भी उठाना था। वो कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई। वो संजीदा लहजे में किसी से बात कर रहा था। आप फिक्र ना करें, दोपहर तक पहुंच जाएंगे, अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, इसने कॉल ड्रॉप करते हुए कहा था। जानिया समझ गई थी कि मामू जान का फ़ोन है। इसने सवालिया नज़रों से जुगनू की तरफ देखा। मामू जान का फ़ोन था। नानू की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी निकलते हैं। क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? इसकी आंखें भीग गई थीं। हाँ शायद। आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय का एक कप। तुमने नाश्ता कर लिया? वो दोनों साथ ही नाश्ता और खाना खाते थे। इसी ख्याल से ही इसने पूछा कि वो इसके इंतज़ार में भूखी होगी अब तक। नहीं। इसने अपनी गीली गीली पलकें उठाई और कपकपाते लबों से नहायत धीमे लहजे में बोली, जानिया प्लीज़ रो नहीं। इसने जानिया की आंखें साफ करते हुए कहा। जुगनू वो मेरी माँ, बहन, दोस्त, नानू सब कुछ हैं। बेशक वो नसीहतें करती थी, हर अच्छे बुरे पर समझाती और डांटती थी, मगर मेरे भले के लिए बहुत मोहब्बत करती हैं वो मुझसे, बहुत ज़्यादा। तुम्हें खुश रहना है, वो तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। प्लीज़ इनको यह एहसास नहीं होने देना कि तुम इनकी तरफ से मायूस हो चुकी हो। जुगनू इसकी घुटी घुटी आवाज़ लबों के भंवर में फंस कर रह गई। बोलो चंदा, जुगनू ने नहायत नरम लहजे में कहा। अब आप ही सब कुछ है मेरा और तुम भी सब कुछ हो मेरा। इसने जानिया का चेहरा हाथों में ले लिया। अब वो रोना बंद करो प्लीज़, इतनी कठोर ना बनो खुद में। जुगनू ने सर को झटका। इसका मनीखेज़ लहजा जानिया को बहुत कुछ समझा रहा था और रोते रोते इसके लबों से हंसी निकल गई। जुगनू को यूँ लगा था जैसे खामोश पायल बज उठी हो। वो बहुत हंसती थी और जुगनू को लगता था जैसे जल तरंग बज उठे हों, खूबसूरत सुर वजूद में सरायत करते जा रहे हों और चांद चेहरे पर जुगनू को हमेशा ही टूट कर प्यार आता था। अब भी ऐसा ही हुआ। इसकी झिलमिलाती आंखें जुगनू को दुखी कर गईं। खुद जाकर देख लेना ना, नूह जान बिल्कुल ठीक होंगी। जुगनू ने आखिर गुस्ताखी कर ही डाली और जानिया के जर्द लबों पर गुलाब खिल उठे। कली फूल बनने और खिलकर मुस्कुराते हुए बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। अब उठ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। जुगनू एक बार फिर इसकी तरफ झुका, मगर इसने अपने हाथ दरमियान में खड़े कर दिए। हाथों की दीवार हाइल हो गई, लेकिन जुगनू ने इसकी हथेलियों का बोसा ले लिया। वो एक बार फिर से खिला दी। यही तो वो चाहता था कि वो खुश रहे और जहन से सारी टेंशन निकाल दे। जुगनू मुझे लग रहा है नानू की तरफ से अजीब सा धड़का दिल को लगा हुआ है और कोई भी खैर सुनने की और कोई भी खबर खैर सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जानिया पूजा से नरम लहजे में बोली, ज़िंदगी पर किसी का इख्तियार नहीं है। अगर कड़ा जाते हुए मुझे कुछ हो जाता है तो तुम क्या कर सकती हो? जुगनू वो चीखती हुई इसके सीने से लग गई। आपकी जानिया मर जाएगी, आइंदा ऐसा मत कहना, हमेशा बेमौका बोलते हैं आप। वो इश्कियों के दरमियान बोली। लफ्ज़ों के खंजर उतार दिए मेरे दिल में, मार डाला अपनी चंदा को। वो फिर से ज़बत खो बैठी थी। दिल तो उसका वैसे ही परेशान था और बात में बात रो रही थी। इसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे जिन्हें ज़ुबान पर लाते हुए भी वो डर रही थी और अब जुगनू से ने जैसे इसकी जान निकाल ली थी। सॉरी जानिया, बस यूं ही ज़ुबान से फिसल गया। इसको यूं बिलखता देखकर जुगनू को एहसास हुआ था बेखाली में वो क्या कह गया है। जानिया मेरी जान, चंदा, सोनिया, जाना इधर देखो मेरी तरफ प्लीज़, मत रो। वो दुखी हो रहा था, इसकी आंखें भीग गई थीं। कहा ना दिल,
से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन लफ्ज़ों का। बस यूँ ही सॉरी जानिया। जानिया की हिचकियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक लम्हे को जुगनू के अल्फाज इसकी समात में उभरे थे और फिर वो इख्तियार खो बैठी थी खुद पर। जुगनू खुद भी दीवाना वार मोहब्बत करता था इससे। जानिया की कुर्बत जुगनू के वजूद में सरशारी भर देती थी। इसकी स्याह गिनहरी पलकें कश्मीरी अनार जैसे गालों पर थरकती बहुत भली लगती थीं। जानिया हंसती थी तो इसके भरे भरे गालों में पड़ने वाला डिम्पल जुगनू को दीवाना कर देता था। इसकी धड़कनें रुकने लगी तो बहुत देर रो चुकने के बाद वो चुप हुई तो इसकी जान में जान आई। इसने जानिया से इतनी बार सॉरी की थी कि वो एक बार फिर रो दी थी। जानिया का एहसास नहीं था वो कितना चाहती है जुगनू को। बस जुगनू की ज़िंदगी इसकी रूह था। मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे संग संग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हें नाराज़ कर देना, कभी नाराज़ हो जाना, तुम्हारी बेरुखी पर भी तुम्हारी आरज़ू करना, कभी अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना। मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हीं को देखते रहना, तुम्हीं को सोचते रहना, बहुत गहरे ख्यालों में, ख्वाबों में, सवालों में, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारे नाम का आना मुझे अच्छा सा लगता है। यूँ मत रोया करो, रूठा ना करो अपने जुगनू से जानिया प्लीज़। मैं कितना भी बेजार हूँ, खफा हूँ जाऊँ, मगर तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना कभी खुद से दूर होने दूँगा। हो सके तो मेरी इस कमज़ोरी को नज़रअंदाज कर दिया करो। वो इसके सीने से लगी खामोशी से इसको सुन रही थी। वो तैयार होकर मम्मा जानी के कमरे की तरफ गई थी, मगर रास्ते में सादिया मिल गई तो जानिया ने इससे पूछा, सादी मम्मा जानी तैयार हो गई, जुगनू चलने का कह रहे हैं। मम्मा नहीं जा रही हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सादी ने कहा। वो सादिया के चेहरे को देखती रही। चंद लम्हे तो इस की समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है, क्योंकि वो मेंटली बहुत अपसेट थी। इसका एक दिल तो किया वापस लौट जाए, मगर फिर इसने इरादा बदल दिया। इसे इनको इन्फॉर्म भी करना था और खैरियत भी दरियाफ़त करना थी। सुबह तक तो वो तैयार थी, लेकिन अभी एकदम प्रोग्राम का मुलतवी हो जाना इसकी समझ में नहीं आया था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। फिर इसने दूसरी बार दस्तक दी तो बाबा जानी की आवाज़ उभरी, कौन है, आ जाओ। मैं हूँ जानिया बाबा जानी। इसने धीरे से जवाब दिया। दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। यास्मीन बेगम शायद सो रही थीं। इसने एक नज़र इनको देखा था, इसका दिल एकदम ही इनकी मोहब्बत से भर गया था। इस लम्हे से बिल्कुल वो अपनी माँ जैसी लगी थीं। इसकी आंखें भीग गईं। इसने रुख मोड़कर आंसू पूछे, हम लोग उकाड़ा के लिए निकलने वाले हैं, मामा जानी का इंतज़ार कर रहे थे। जुगनू कहने लगे, मालूम करके आऊँ कि मज़ीद कितनी देर लगेगी। हाँ जानिया बेटा, यास्मीन को जाना था, मगर इसकी शुगर लो हो गई है तो इरादा कैंसिल हो गया है। अल्लाह खैर करेगा। तुम आओगी ना तो यास्मीन तुम्हें लेने आ जाएगी और खाला जान से भी मिल लेगी। उन्होंने रिसान से जानिया को समझाया तो इसने सादतमंदी से इस बात में सर हिला दिया। ठीक है बाबा जानी, फिर इजाज़त है, दुआ कीजिएगा। इसने इनसे इजाज़त चाही। हाँ बेटा जाओ, मामा जानी उन्हें तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा तुम जाओ, पहले ही बहुत देर हो गई है। अपना ख्याल रखना बाबा जानी, मैं फ़ोन करती रहूँगी। इसने इनके आगे सर झुकाया तो उन्होंने शफ़क़त भरा हाथ इसके सर पर रखते हुए तसल्ली दी। देख लेना सब ठीक होगा, परेशान नहीं होना, खुशी खुशी सफ़र करना। जी, इसने मुख्तसर कहा और खुदा हाफिज़ कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो जुगनू का अंदर दाखिल होते देखकर वो साइड पर हो गई। वो बाबा जानी की तरफ बढ़ गया और कमरे से बाहर निकल गई। चंद लम्हों बाद जुगनू भी लौट आया और फिर वो सफ़र के लिए रवाना हो गए। गाड़ी के स्टार्ट होते ही इसकी धड़कनें मुंतशिर हो गई थी कि जाने आगे क्या हो। वही होता कि अलमास ने सुबह ही कॉल करके अपनी सास साहिबा को कहा था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इतना लंबा सफ़र आप इस कैफियत में कैसे करेंगी। आप फ़ोन करके खैरियत मालूम कर लें। अल्लाह ना करे अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो जाना मजबूरी होगी। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये ना समझना फूफा जान, मैंने आपको मना किया है। अलमास ने बहुत खूबसूरती से चाल चली थी। इसको कामयाबी का 100% यकीन था। प्रोग्राम तो इसके कहने पर ही मुलतवी हो गया था इनका, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनकी शुगर भी लो हो गई थी। अलमास को हमेशा इस बात से खार चढ़ती थी जब जानिया इनके करीब आती या वो जानिया को अपने करीब करने की कोशिश करती।
इसे अपनी अहमियत कम होती मालूम होती। वो हर पल जानिया के खिलाफ साजिश के चक्कर में रहती और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि पप्पो के अलावा सब जानिया को दिल से चाहते हैं और वो गैर इख्तियारी तौर पर इन सब के दिलों में घर कर गई है। इसमें जानिया की मोहब्बत, इखलाक, अंदाज का बहुत दखल था। वो दिल से चाहने लगी थी सबको, अपने बहन भाइयों की तरह समझती थी सबको, और सास ससुर को भी वालिदैन का मुकाम देती थी। अलमास ने घर, जायदाद और बिजनेस में से बंटवारे का मुतालबा कर दिया और ये सब इसने खुद नहीं एहतशाम के ज़रिए कराया था। अब वो चाहती थी जैसे जानिया लंदन में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही है तो वो क्यों ससुराल वालों के साथ रहकर पाबंदियाँ काटे, जबकि वह हर लिहाज हर मामले में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि यास्मीन बेगम की भतीजी इनका खून थी। जितना भी बुरा कर लेती रहती दिल के करीब थी। जानिया की कापी तो करने लगी थी लेकिन ये भूल गई कि जुगनू पहले से लंदन में मुकीम था और ज़ाहिर है शादी के बाद वो अपनी बीवी को यहाँ क्यों छोड़ता। इन्हीं बातों को सोचते हुए इसने घर के हालात ख़राब कर दिए थे और दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन इसे एहसास था न ख्याल कि वो क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। बक्कर से उकाड़ा का सफ़र इसने कभी रोते और कभी हंसते हुए गुजारा। इतने तवील सफ़र के बाद वो ज़हनी तौर पर थक गई थी। जैसे ही जानी पहचानी सड़कों पर गाड़ी दौड़ने लगी, इसने अंदर जैसे एक नई रूह समा गई। इसकी आंखें मुस्कुराते हुए जुगनुओं से झिलमिलाईं। जुगनू ने इसको देखा और लबों को कुचलते हुए नज़रें सामने स्क्रीन पर जमा दी। गाड़ी घर के सामने रुकी तो उसने एक नज़र जुगनू को और दूसरी नज़र घर पर डाली थी। बहुत खामोशी छाई थी माहौल पर। इसके दिल को अजीब से एहसास ने घेर लिया और इसकी टांगों में सख्त नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर जाती। जुगनू ने हॉर्न बजाया तो चौकीदार बाहर निकला। जानिया को देखकर इसकी आंखों और चेहरे पर खुशी की रमक पैदा हुई। इसने इन दोनों को सलाम किया और जानिया के सर पर हाथ फेरा। जानिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नानों के बारे में इनसे रियाफत कर सके। जुगनू ने ही बाबा से पूछा था, घर पर कोई है? नहीं साहब जी, बड़े साहब कह गए थे आप सही सर्जिकल पहुंच जाएं। ओके, जुगनू ने कहकर गाड़ी रिवर्स की। रास्ता बताओ जानिया। फिर जानिया से गाइड करती रही और कुछ देर बाद इनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने थी। वो कपकपाती टांगों से नीचे उतरी और लरसते कदमों से गेट में दाखिल हो गई। जुगनू उसकी तलकीद में चल रहा था। जैसे ही वो हॉल कमरे में दाखिल हुई, सामने ही बड़े मामू नज़र आ गए। वो यूँ इनकी तरफ दौड़ी जैसे प्यासा कुएं के पास करीब आता है। मामू, नानू जान, इसकी आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, आओ मेरे साथ। उन्होंने इसे कहते हुए जुगनू को गले से लगाकर प्यार किया। वो कमरे में दाखिल हुई तो नानू जान ड्रिप्स और ऑक्सीजन में कैद नजर आई। इनका रंग जर्दी माइल हो रहा था। इस पर जानिया को लगा खिज़ा का आखिरी पत्ता शाख पर लर्ज रहा हो जो किसी वक्त भी गिर सकता था। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई मोमानी के पास आ गई। दोनों मोमानियों को गले मिलते हुए वो आंसुओं से रो दी। चुप करो बेटा और दुआ करो, बड़ी मोमानी ने हौसला देते हुए कहा। वो नानों के बेड के करीब बैठ गई। बड़े मामू के अलावा सब एक एक करके कमरे से निकल गए थे क्योंकि डॉक्टर ने इनकी हालत नाजुक बताई थी और वो सब जिद करके इनको देखने आए तो चंद लम्हों के लिए इनके पास ही बैठ गए और अब बड़े मामू ने सबको बाहर भेज दिया था। जानिया ने रो रो कर इनकी ज़िंदगी की दुआ मांगी थी और इसे यकीन था इसकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगे। सब घर वाले चले गए थे लेकिन वो नहीं गई थी। जुगनू ने भी इसरार किया लेकिन वो नहीं मानी। आप घर जाकर आराम करें प्लीज़, थक गए होंगे। अगर आना चाहें तो सुबह आ जाइएगा। हाँ चंदा, मैं वाकई थकन महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारी आगोश को में भी, मगर आज पहला मौका है शादी के बाद कि हम अलग हो रहे हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं रह सकता। मैं नहीं जा रहा घर। जानिया प्लीज़, मुझे यही रहना है तुम्हारे पास। तुमसे एक लम्हे की दूरी भी मुझे बीमार कर डालेगी। तुम्हारी कुर्बत मुझे सरशार रखती है। जुगनू प्लीज़, आज रात की तो बात है, कल तक इंशाल्लाह नानू भी हमारे साथ घर चलेंगी। आपको भी आरामी होगी यहाँ पर। एक रात मेरे लिए सदियों पर मोहित हो गई जिसे तुम एक रात कह रही हो। क्या तुम्हें? इसने जानिया की आंखों में झांका। मैं अपनी खुशी से नहीं कह रही हूँ, मजबूरी है और आपकी सेहत का ख्याल भी है, कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। हाँ, बीमार तो ज़रूर पड़ जाऊँगा मगर तुम्हारी दूरी से फिर वही ज़िद
مان کیوں نہیں جاتے میری بات؟ تو تم کیوں نہیں مان لیتی ہو میری بات؟ جگنو نے اس کے لہجے اور انداز میں اس کی بات اس کو لوٹا دی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مت ضد کیا کرو مجھ سے، پہلے ہی مان لیا کرو میری بات، خاص کر تم سے دور رہنے کی۔ آئندہ خود سے دور رہنے کا مشورہ مت دینا مجھے۔ اوکے، اس نے مختصر کہا۔ اس کا لہجہ خفا خفا سا تھا۔ ماموں جان کو گھر بھیج دیں۔ جگنو نے دوسرا آپشن اس کے سامنے رکھا، جسے جانیہ نے رد کیے بنا فیصلہ اپنے اس پر چھوڑ دیا۔ آپ معلوم کر لیں ماموں جان سے۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی نانو کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ جگنو کو ہی گھر جانے کا کہیں گے، اور یہی ہوا تھا، کیونکہ جگنو کو کاڑا کے کسی بھی راستے کا علم نہیں تھا۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو۔ نہیں بیٹا، تم گھر پر جاؤ اور جانیہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں ہوں نا یہاں، میں بھی یہیں رہوں گا، اس نے فیصلے کن لہجے میں کہا۔ اور جانیہ کی بھی ضد ہے کہ وہ یہیں رہے گی، وہ ہماری بات تو نہیں مان رہی، تم کہو گے تو مان جائے گی۔ جگنو خاموش رہا۔ کیسے بتاتا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی، جس کی بنا پر وہ بھی یہیں رک گیا ہے؟ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اسے جانیہ پر غصہ نہیں، بلکہ ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر۔ یہ اس کی محبت کا ایک نیا انداز جو جگنو کے سامنے آیا تھا۔ وہ لاپرواہ سی لڑکی کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی سب کو۔ وہ نانو کو دیکھتی دیکھتی کب سو گئی، اس کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ اس کا بدن سفر کی تھکن سے چور چور تھا، لیکن نانو کو بھی یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ جگنو کے شانے پر سر رکھ کر سو گئی۔ جگنو رات بھر یوں ہی آنکھیں کھولے بیٹھا رہا، لیکن جانیہ کو اسے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ رات کسی پہر جانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا جگنو نیند سے اونگ رہا تھا، لیکن وہ اس خیال سے آنکھیں بند نہیں کر رہا تھا کہ کہیں سو نہ جائے۔ جانیہ کی نیند خراب ہو گئی۔ سوری جگنو۔ اس ایک دم ہی ندامت کا احساس ہوا۔ اگر وہ ضد نہ کرتی تو وہ بے آرام نہ ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ بھی تو دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ نہیں جانیہ، تمہیں ہونا چاہیے تھا ان کے پاس، اس نے ہونٹوں کو سکوڑتے ہوئے کہا۔ میں نماز پڑھ لوں، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ گردو نماز سے اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم نماز ادا کر لو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر وضو کے خیال سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جائے نماز کی جگہ اس نے چادر بچھائی اور نماز کی نیت سے کھڑی ہو گئی۔ سجدے میں گر کر اس نے رو رو کر ان کی صحت یابی کی دعائیں مانگی تھیں۔ اس کی دعائیں رد نہیں ہوئیں، مستجاب ہو گئی تھیں۔ جب ڈاکٹر نے ان کی زندگی کی نوید سنائی تو اس کی خوشی کی دیدنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے کہہ رہی تھیں، اگر تم پہلے آ جاتی تو کب کی بھلی چنگی ہو جاتی، تم نے آنے میں دیر کر دی۔ بس نانو جان، باہر کے معاملات آپ تو جانتی ہیں۔ جگنو تو اسی روز سے کوشش کر رہے تھے، مجھے کہا بھی تھا کہ میں اکیلی چلی جاؤں، وہ بعد میں آ جائیں گے، لیکن ایسے مجھے اچھا نہیں لگا اور میں ان کے ساتھ ہی آئی۔ لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، ہمت نہیں ہاریں گی۔ پگلی، یہ میرے ہاتھ میں کب ہے، اگر ہو تو اپنے بچوں کو پریشان کروں، نہیں دوسرے ملک سے بلاتی۔ سب کو یقین تھا میں تمہیں دیکھتے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی یا ملک قدم سدھار جاؤں گی۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی، بہت کمزور ہو گئی تھی ان کو۔ سب بھول جائیے نانو، اب تو آپ صحت یاب ہو کر گھر آ گئی ہیں، بڑے ماموں نے صدقہ خیرات کی ہے اور شام کو قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کیا ہے۔ بس تمہاری شکل دیکھ لی، اب جب چاہے وہ اپنے پاس بلا لے۔ سبھی میرے پاس تھے، بس تمہاری ہی کمی تھی۔ انہوں نے جانیہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ لیٹ جائیں، تھک گئی ہوں گی، اور زیادہ بولیں بھی مت، اس نے ان کو تکیوں کے سہارے لٹاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائیں، آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے لبوں سے جانیہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ جانیہ نے ان کے اوپر چادر ڈالتے ہوئے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا۔ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بہت سی کہانیاں ان کے چہرے پر تیر رہی تھیں۔ شوہر کے بعد بہت کٹھن اور دشوار ترین وقت گزارا تھا، پھر بیٹے جوان ہوئے تو بہت سہارا ہوا ان کا، وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئیں، لیکن جب سب ٹھیک ہوا تو بیٹی اور داماد خالق حقیقی سے جا ملے اور جانیہ روتی بھی لگتی ان کی باہوں میں آ گئی۔ یہ دکھ ان کو اندر سے توڑ گیا، بجھ کر رہ گئیں، لیکن وقت سب سے بڑا محرم ہوتا ہے۔ جانیہ کو دیکھ کر وہ بھی سنبھل گئیں۔ جانیہ میں ان کی بیٹی کی خوشبو آتی تھی، وہ اسے سینے سے لگائے گھنٹوں بیٹھی رہتی تو کلیجہ ٹھنڈا رہتا۔ اس نے جھک کر ان کو پیار کیا۔ اب وہ ان کے کمرے سے نکل آئی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔
कमरे में फैली मध्यम सी जर्द रोशनी में इसने जुगनू को देखा। वो नरम तकियों पर सरक के सुकून की नींद सोता दिखाई दिया। चेहरे पर थकन के आसार थे। इसने दूसरी नज़र इसके पैरों पर डाली। वो सॉक्स पहने हुए ही लेट गया था। इसने आगे बढ़कर बहुत बड़ी और एहतियात के साथ इसके पैरों को जुराबों के कैसे आज़ाद किया। फिर इसने जीरो का बल्ब भी बुझा दिया। कमरे में घूप अंधेरा फैल गया। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई बेड की तरफ आई। बहुत आहिस्तगी से वो बेड पर बैठ गई। वो बहुत एहतियात बरत रही थी, ज़्यादा सा खटका भी ना हो जिससे जुगनू की नींद खराब हो जाए। इसने तकिया दुरुस्त किया और जुगनू को सोते हुए देखने लगी। इसने जुगनू पर टूट कर प्यार आया, लेकिन इस ख्याल से खुद को बाज रखा कि वो बेदार ना हो जाए। फिर भी इसने जुगनू की पेशानी पर बिखरे बालों को संवारा और इसके सीने पर हाथ रखा और सर इसके बाजू पर रखकर लेट गई। वो लेटी तो बदन थकन की शिद्दत से चटक गया। इसके लबों से हल्की सी निकली, मगर इसने लबों को भींचे हुए तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश की और अगले चंद लम्हों में वो नींद की आगोश में चली गई। कई दिन से तो वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। किसी लम्हे जुगनू की आँख खुली तो इसने मूंदी मूंदी आँखों से जानिया को देखा। वो इसके बाजू पर सर रख के सो रही थी। वो बिल्कुल किसी का मासूम परी की तरह लग रही थी। जुगनू ने इसके गालों का एक बोसा चुरा लिया और उसे करीब करके फिर से सो गया। अब वो बहुत गहरी पुरसुकून नींद सो रहा था, क्योंकि जानिया इसके पहलू में थी। जानिया को देखकर इसके आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, ऐसे जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। बस इसका ही इंतज़ार था इनको। इसके आते ही पलक झपकते ठीक हो गई थी। जब तक वह मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो गई, वो काढ़ा ही रही और बहुत सारे दिन वहाँ रोई। जब वह तंदुरुस्त हो गई और इसको तसल्ली हो गई तो वो बखर चली आई, क्योंकि अब इसे कुछ वक्त ससुराल में भी तो गुजारना था। वहाँ भी कितने मसले मुँह खोले खड़े थे और मम्मा जानी जानिया के मुंतज़िर थी। वो आए तो हल्का दिल हल्का करें और कोई हल निकालें। इसे वो बेटियों की तरह हर बात कर लेती थी। वो भी एक अच्छी बेटी की तरह इनको मशवरा देती थी। जानिया के साथ जुगनू की मौजूदगी भी ज़रूरी थी। इन दोनों से मशवरा करने के बाद ही तो मामला तय होने थे। खलील अहमद की बीमारी के ख्याल से बहुत सारी बातें तो वो इनसे कर ही नहीं पाई थी। एहतशाम ने जो हालात पैदा कर दिए थे, इसी सूरत में इसका भी हल तलाश करना था, क्योंकि वह अलमास से भी ख़ास बात नहीं कर सकती थी। इसलिए शिद्दत से इन दोनों की वापसी का इंतज़ार कर रही थीं। फिर वो बखर आ गए थे। आज फिर वही मसला ज़ेर बहस था कि हमज़ा को बिज़नेस में लगा दिया जाए। अब एहतशाम का कारोबार संभाल रहे थे और अब वो हमज़ा को भी धंधे से लगाना चाहते थे। जितना आज़ाद रहता, इतने इसके ख़यालात बाक़ियाना हो जाते। वो ऐसा नहीं चाहते थे। अपने बच्चों को उन्होंने सबसे अलग थलग ही रखा था। यही बात थी, इनके मिजाज ख़ानदान के सब बच्चों से अलहदा ही थे। अब यही रह गया था और वो परेशान थे कि इसे किस तरह समझाएं। वो तो आज भी बच्चों की तरह आकर माँ की गोद में लेट जाता था तो यास्मीन मुस्कुराकर इसके बालों में उंगलियां फेरने लगती तो वह हंस देते। यास्मीन, इसे बड़ा होने दो, क्या इसी तरह बच्चा बनाए रखोगी? जुगनू को देखो, कितनी छोटी उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो गया और इसका कारोबार कितना फैल गया है। ये इसकी दिन रात की मेहनत और लगन है। इससे भी कहो अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचे। हाँ हाँ, सोच लेगा खलील। अभी इसकी उम्र ही क्या है, खाने खेलने के दिन हैं। नहीं यास्मीन, यही उम्र एहसास जिम्मेदारी की होती है। आखिर तुम्हारे और दोनों बेटों ने भी तो इस उम्र से अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग की थी। वो तो ठीक है, अभी तो तालीम से फारिग हुआ है, कुछ दिन आराम करने दें। वो मुस्कुराई। खैर, वो भी होता रहेगा, कुछ सोचना तो शुरू करे। जब भी इस मामले में बात करो वो हंसकर टाल जाता है। इसके दिल में क्या है, कुछ बताए तो सही। हमज़ा सबकी ही मोहब्बत करते थे। वह सबसे छोटा, सबका लाडला था। बाप को बस एक ही फिक्र थी कि वो अपने मुस्तकबिल और ज़िंदगी के लिए संजीदा नहीं था। वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल कर चुका था, मगर सब ने इसका बच्चों की तरह ख्याल रखा था, तो वो इसी लाड प्यार की वजह से लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गया था। लेकिन वालिदैन इसकी तरफ से मुतफ़िक्र रहने लगे थे। पहले तो यास्मीन इसकी साइड लेती रही कि बच्चा है, कर लेगा जब सर पर पड़ेगी, लेकिन अब वो भी इसके लिए परेशान रहने लगी थी। बस एक वही था जिसे कोई फिक्र नहीं थी। ऐसा ना था कि वो कुछ करना नहीं चाहता था, बस अभी वो किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई थी, कोई कमी नहीं रही थी इसकी परवरिश में। भाइयों ने इसकी हर फरमाइश पूरी की थी, बस वो ज़रा ज़िद्दी तबीयत का हो गया था। अब लाड प्यार से ही समझाया जाता। यास्मीन इसे समझाती, बेटा
مرد کی عزت و وقار اسی میں ہے کہ وہ جد و جہد کرے، محنت کرے، اپنی شخصیت کی حفاظت کرے، مگر وہ معصوم ضدی بچے کی طرح ماں کی آغوش میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتا۔ چھوٹا ہونے کے اسے چاہا بھی تو بہت گیا تھا۔ حمزہ، اب یہ لاپروائیاں بچپنا چھوڑ دو، یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا مرد کو زیب نہیں دیتا۔ سب بیکار کی باتیں چھوڑو اور عملی دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مرد کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر گل و گلزار کھلائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دنیا ویران ہو جاتی۔ صرف خواب دیکھنے سے پیٹ بھرتا ہے اور نہ تن ڈھکتا ہے۔ زندگی کی انگنت ضرورتیں صرف کام کرنے سے ہی مشروط ہوتی ہیں۔ محنت کی عظمت کو خدا نے بھی تسلیم کیا ہے، اس لیے حرکت میں برکت کہی گئی ہے۔ بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا خود پر۔ ابھی آپ بزنس کے لیے مجبور کر رہی ہیں، پھر آپ کہیں گی اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، جبکہ میں ابھی ایسے کسی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ تو یوں کہو نا، تم شادی کرنا چاہتے ہو، بہانے سے خواہش کا اظہار کر رہے ہو۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے جانیہ، اور میں نے اپنے 2 بھائیوں کا جو انجام دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد شادی کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ جانیہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چیخ لگائی۔ جگنو بھائی، آپ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، آپ ان کی نظر کی اینک ہیں، آپ کے بغیر ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بھی نظر کی اینک بن جائے، اور اللہ کا شکر ہے میری نظر ویسے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اینک سے ہی نظر ٹھیک رہے تو کبھی اس کی تبدیلی کی نوبت نہیں آتی میرے پگلے بھائی، اور پھر تمہاری عمر اس کی اینک سے تمام خیالات و نظریات دیکھنے پڑتے ہیں، اور میں ابھی اپنی نظروں کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، جیسے الماس بھابھی نے احتشام بھائی کی آنکھوں پر اپنے نظریات کا جو چشمہ چڑھایا ہے، اس میں الماس بھابھی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ ہنسنے لگا۔ بات تو اس نے ٹھیک ہی کہی تھی، ایسا نہیں کہتے، پتہ نہیں ان کے نظریات کیا ہیں، بس اتنا شکوہ ہے ان سے کہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ احتشام بھائی، خیر ان باتوں کو چھوڑو، تم بات کہیں سے کہیں لے گئے اور تمہارا مسئلہ وہیں رہا۔ تم تعلیم یافتہ باصلاحیت نوجوان ہو، اپنی صلاحیتوں سے کام لو۔ بزنس کرنا چاہتے ہو تو آفس سنبھالو، چاہو تو الگ سے بزنس شروع کر لو۔ اگر ابھی بھائی کے ساتھ مل کر بزنس دیکھو گے تو تمہیں تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور سوچ تمہارے ذہن میں ہے تو وہ بھی بتا دو، تمہیں ہر طرح کا تعاون ملے گا۔ اپنی دلچسپی تو بتاؤ، کرنا کیا چاہتے ہو؟ جانیہ نے پوچھا۔ اسی نہج پر سوچ رہا ہوں، دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ جانیہ کے سمجھانے پر آفس جانے کے لیے سنجیدگی سے تیار ہو گیا تھا۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا اور یاسمین سے پیار سے سمجھا رہی تھی، بیٹا اب ماشاءاللہ تم جوان ہو گئے ہو، خیر سے تمہارا تعلیمی کیریئر بھی شاندار ہے، پھر کیوں نہیں کچھ کرتے ہو؟ ملازمت تو ضروری نہیں ہے، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، بھائی کے ساتھ آفس سنبھالو، تمہارے پاپا چاہتے ہیں تم اپنا بزنس ہی سنبھالو، ان کی منتظر نگاہیں تم پر ہی مرکوز ہیں کہ تم اور احتشام مل کر ان کے بزنس کو وسعت دو گے۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہماری زندگی ہی میں تم کچھ کر لو۔ انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ مما، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمام عمر اگر کچھ نہ کروں تو کم نہ پڑے گا۔ حمزہ نے یہ بات کہہ کر ماں کو چکرا دیا۔ انہوں نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔ انہوں نے افسوس ہوا کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر بھی جاہل رہا، کوئی عقل و شعور کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اتنی تعلیم نے بھی اس کی صلاحیتوں کو نہیں نکھارا تھا، یا وہ دانستہ ایسا کر رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایسی بات نہیں کرتے بیٹا، بیٹھے بیٹھے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر مرد کی عزت نفس، اس کا وقار، اس کی عزت کام اور صرف کام ہی تو ہوتی ہے۔ میرے بچے، باپ دادا کا سایہ بھی اس وقت تک اولاد کا ساتھ دیتا ہے جب تک وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ یہ دولت پیسہ بڑی بڑی بری چیز اور بے وفا چیز ہے۔ بڑے بڑے روسا اور تخت نشینوں کے ہاتھوں میں سے اس نے کشکول تھما دیے۔ تم ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے ہنستا رہا۔ ویسے تو مجھے سمجھاتے ہو ہر اچھی بری بات، اور اب خود ہی ناسمجھی کی باتیں کر کے کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ ساری فضول خوابوں کی باتیں چھوڑو اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ کرو اور دل لگا کر کام کرو، پھر دیکھنا اپنی محنت و لگن کا صلہ۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، جب اس کے اسرار تم پر کھلیں گے تو اندازہ ہوگا زندگی کیا ہوتی ہے اور خوشیوں کے سوتے کہاں پھوٹتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سب کو تمہاری آزادی کھلنے لگے تو خوابوں کی دنیا سے نکلو اور اپنی کھلی ہوئی زندگی سے حقیقت کو دیکھو اور سوچو کہ تم اب کیا کرنا چاہتے
اور کیا کرنا چاہیے۔ وہ گاہی بگاہی سے سمجھاتی رہتی تھیں، لیکن وہ دیکھ رہی تھیں اس کی سوچوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اسے ذرا مستقبل کی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں تھا کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود اس کے مزاج میں وہی بچپن اور لاپرواہی تھی۔ سوچتے ہیں مما آپ پریشان نہ ہوں۔ حمزہ اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ کی بے پرواہ مسکراہٹ دبائے وہاں سے اٹھ گیا۔ انہوں نے اسے جاتے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور بیٹھی سوچنے لگی۔ اللہ نے انہیں 3 کڑیل جوان، وجیح اور ذہین بیٹے دے دیے تھے۔ وہ تعلیمی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ بڑے تینوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ سوسائٹی میں بھی انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی تھی، مگر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا حمزہ ان کی کسی نصیحت پر کان نہ دھرتا تھا۔ بڑا مایوس کیا تھا اس نے تعلیم میں بھی، اور کسی سے کم نہیں تھا۔ مگر اب حالات جس بل کروٹ لے کر بیدار ہوئے تھے تو اب ساری امیدیں حمزہ سے ہی وابستہ تھیں۔ جگنو تو لندن میں سیٹ تھا۔ اب اس بزنس کو حمزہ اور احتشام نے ہی سنبھالنا تھا، اور احتشام نے جس انداز میں بزنس کو سنبھالا تھا وہ سب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اگر یوں ہی سب چلتا رہا تو پائی پائی کے محتاج ہو جائیں گے۔ ان کی فکروں نے ان کی نیندیں چھین لی تھیں۔ ابھی بہت سی باتیں تو وہ شوہر سے ان کی طبیعت کے باعث ڈسکس نہیں کرتی تھیں، مگر اب مجبوراً سب بتانا ان کو کب تک چھپا رہتا ان سے۔ آخر ایک روز عیاں ہو جانا تھا۔ سب ان پر